देखिए अपन विमीय समीकरणों के अनुप्रयोग जान रहे थे, उसमें पहले अनुप्रयोग की अपन चर्चाएं कर रहे थे। वो अनुप्रयोग था भौतिक सूत्रों की जांच करना कि वो विमीय दृष्टि से सही है अथवा नहीं है। उसमें एक क्वेश्चन अपन ने कर लिया था अपनी बुक के जो एग्जाम्पल के तौर पर था। अगला जो क्वेश्चन है ये भी अपन अपनी बुक से कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक यानी सिस्टम इंटरनेशनल जो मात्रक है वो जूल है। और इस जूल का जो मान होता है, देखो अपन जब विमाएं पढ़ी थी उनके साथ साथ मात्रक भी अपन ने अच्छे से समझे थे ताकि ये टॉपिक अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। तो देखिए ऊर्जा का एसआई मात्रक जिसे अपन कहते हैं जूल, तो ये है J इजिकल टू दिया हुआ है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसके बराबर आया था विमा निकाल जब हमने, ये है, ये इन्होंने दे दिया है। फिर ये कह रहे हैं चाल V का मात्रक, चाल V का मात्रक ये इन्होंने दिया है मीटर प्रति सेकंड, ये भी इन्होंने कह दिया। और त्वरण A का मात्रक भी दे दिया, त्वरण A का मात्रक, त्वरण A का जो मात्रक है वो इन्होंने दिया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ये इन्होंने दिया है। कह रहे हैं गतिज ऊर्जा K के लिए, यानी गतिज ऊर्जा किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं गतिज ऊर्जा को, काइनेटिक एनर्जी को। ये कह रहे हैं गतिज ऊर्जा K के लिए, गतिज ऊर्जा K के लिए निम्नलिखित सूत्रों में से किसको विमीय दृष्टि से गलत बताएंगे। गतिज ऊर्जा K के लिए निम्नलिखित सूत्रों में से किसे, निम्नलिखित सूत्रों में से किसे या किसको, सूत्रों में से किसको विमीय दृष्टि से गलत बताएंगे। किसको अपन विमीय दृष्टि से गलत बताएंगे। पिंड का द्रव्यमान भी इसने सवाल के अंदर दिया है, देखो पिंड का द्रव्यमान ये दिया है m किलोग्राम, m किलोग्राम, यानी सभी राशियों के ऐसा ही मात्रक दे दिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। सब कुछ इसने इस क्वेश्चन में कह दिया है जो अपन वैसे पढ़ चुके थे। अपन ये चीज, ये वाला कॉन्सेप्ट तो वैसे भी अपन क्लियर कर चुके थे, वो सारा इन्होंने इसके अंदर दे दिया है कि जूल है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा K के लिए निम्नलिखित में से किस को विमीय दृष्टि से गलत मानेंगे। तो देखिए इसमें 4 या 5 दिए हुए हैं क्वेश्चन में। पहला जो दे रखा है वो दे रखा है गतिज ऊर्जा K इजिकल टू m स्क्वायर वी क्यूब। नंबर B जो दिया हुआ है वो है K इजिकल टू हाफ mv स्क्वायर। नंबर C K दे दिया, सॉरी A दे दिया, B दे दिया, नंबर C अपन को दिया है K इजिकल टू 3/16 mv स्क्वायर। नंबर D भी इसके अंदर दिया हुआ है। तो देखो सॉरी नंबर C अपन को ये दूसरा दिया हुआ है, क्रम बदल दिया अपन ने, बुक वाला ही क्रम रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखो नंबर C में इसने जो आपको दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है K इजिकल टू MA।
और नंबर डी में दिया हुआ है k इजिकल टू 3/16 kmv², और नंबर ई में दिया हुआ है k इजिकल टू हाफ mv² प्लस ma, ये अपन को दिया हुआ है। अब देखो कौन सा इनमें से विमीय दृष्टि से सही है और कौन सा गलत है, ये अपन को प्रूफ करना है। एक बात तो ध्यान रहे कि ये जो 5 क्वेश्चन है, मैं इनको सबको यहाँ सामने ही एक साथ ही एक ही क्वेश्चन के रूप में सोल्व कर रहा हूँ कि इन पांचों का LHS तो क्या होना चाहिए, गतिज ऊर्जा की विमा, यानी कि m1 L2 T-2 के इक्वल होना चाहिए। इसे किसके इक्वल होना चाहिए, m1 L2 T-2, उसके क्या होना चाहिए, इसको इक्वल होना चाहिए, पहली बात तो ये। और फिर इसका RHS भी उसके अगर इक्वल है तो ये विमीय दृष्टि से सही है सूत्र, अन्यथा सूत्र क्या है, गलत है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इन पांचों के लिए विमा बता दूं, LHS की विमा क्या होगी, m1 L2 T-2। अब मैं RHS की विमाएं देखूं, इस वाले फॉर्मूले के लिए मैं RHS की अगर विमा देखता हूं तो देखो m क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान की स्क्वायर है, तो ये तो क्या हो गया है, m2 हो गया। फिर वेग है, वेग की विमा होती है L1 T-1, इसके ऊपर पावर 3, तो देखिए ये विमा बन गई है m2 L3, और ये हो गया है T-3, ये इसकी विमा आ रही है, जो कि गतिज ऊर्जा की विमा जो क्या है m1 L2 T-2 उसके इक्वल नहीं है, यानी पहला सूत्र पूर्णतः क्या है, गलत है। क्लियर ये चीज़। फिर आ जाओ दूसरे पर, इसकी गतिज ऊर्जा को चेक करके देखें अपन। हाफ आंकिक संख्या है, एक नियतांक है, इनकी कोई विमा होती नहीं है। m द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा क्या ले लिया आपने, m1 है। वेग की विमा क्या है, L1 T-1, इसके ऊपर मैंने स्क्वायर किया, तो गौर कीजिएगा m1 L2 T-2, यानी इसकी विमा गतिज ऊर्जा की विमा के बराबर है, यानी दूसरा फॉर्मूला विमीय दृष्टि से सही है। अब आ जाओ नंबर 3, m क्या है, द्रव्यमान, a क्या है, त्वरण, और त्वरण की विमा होती है L1 T-2, यानी कि m1 L1 T-2, ये भी ऊर्जा की विमा के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। इसकी बात करें अपन तो देखो 3/16 तो आंकिक है, m और v², इसकी विमा क्या बन रही है, m1 L2 T-2, अभी अपन निकाल चुके, ये भी फॉर्मूला सही है। इस फॉर्मूले की फिर अपन बात करें तो यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ इसके अंदर ये मान जुड़ रहा है, और इसकी विमा तो है m1 L2 T-2, और इसकी विमा ये है m1 L1 T-2, और इसकी है m1 L2 T-2, तो इसकी तो क्या है m1 L2 T-2, और इसकी है m1 L1 T-2, तो दोनों की विमाएं अलग अलग हैं, जबकि ध्यान रहे समान के अंदर समान राशि ही जुड़ेंगी। यहाँ इससे ध्यान रखना, अगर ये x है, अगर ये बल है तो ये भी बल होगा, ये अगर ऊर्जा है तो ये राशि भी क्या होगी, ऊर्जा होगी, क्योंकि समान विमा की राशि के अंदर समान विमा की राशि ही जुड़ती या उसमें से घटती है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब ये सूत्र भी क्या है, गलत है। तो इसके लिए तो अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि इसकी अगर मैं विमा देखूं तो ये विमा तो आ रही है मेरे पास m1 L2 T-2, और अगर मैं इसकी विमा देखूं तो ये आती है m1 L1 T-2। यहाँ मैं देख रहा हूं तो यहाँ मैंने क्या देखा, इन पांचों ही भागों की जो अगर मैं LHS की विमा देखूं तो इनके LHS की जो विमा है वो आनी चाहिए थी ऊर्जा की विमा m1 L2 T-2, और RHS की विमा अगर मैं देखूं राइट हैंड साइड की तो देखो ये गलत है, ये इसके साथ मैच नहीं कर रही है, m1 L2 T-2 ये सही है, m1 L1 T-2 ये भी मैच नहीं कर रही है, ये भी गलत है, ये सही है, और ये भी क्या है, गलत है। इसका मतलब इनमें से इसने पूछा क्या था, किसको विमीय दृष्टि से गलत बताएंगे, तो देखें कौन कौन सा गलत हो गया। तो इसके अंदर एक तो जो है A, एक फिर B तो आपके पास सही है, एक हो गया है C, D सही है, और एक हो गया है E। ये तीनों विमीय दृष्टि से
गलत हैं। क्यों है? कारण अपन ने जान लिया, क्योंकि यहाँ तो असमान राशि में असमान जुड़ रही है भाई। बल की जो राशि है, बल के अंदर आप बल को ही जोड़ सकते हैं, द्रव्यमान के अंदर आप द्रव्यमान को ही जोड़ सकते हैं। त्वरण में त्वरण ही जुड़ेगा या त्वरण में से त्वरण ही घटेगा, ऐसा तो संभव है नहीं कि बल के अंदर से आप ऊर्जा को घटा दें या द्रव्यमान के अंदर से आप त्वरण को घटा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समान के अंदर समान राशि ही जुड़ेगी या समान में से समान राशि ही क्या होती है? घटेगी। तो ये अपन ने इस क्वेश्चन में देख लिया है कि, और इस क्वेश्चन में क्या कमी थी वो अपन ने देख लिया कि इसने पूछा था कि भाई किसकी कौन सा फॉर्मूला विमीय दृष्टि से गलत है। तो ये 5 क्वेश्चन थे, पांचों अपन ने देख लिए हैं, पांचों में अपन ने विमा निकाल ली है। ये अपनी बुक का अपन ने एग्जाम्पल जो था वो देख लिया। अगला जो क्वेश्चन अपन हल करने जा रहे हैं वो है अपनी पुस्तक का ही अनसोल्ड क्वेश्चन। तो ध्यान रखें, यहां विमा की समागता की पालना नहीं हो रही है, इसमें समागता का सिद्धांत लग नहीं रहा है। क्या कहा था मैंने? समांगता का सिद्धांत लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि विमा की समागता का सिद्धांत यह कहता है कि दोनों ही पक्षों की विमाएं क्या होनी चाहिए थी? इनकी बराबर होनी चाहिए थी। ये विमा और ये विमा, दोनों की विमाएं क्या होनी चाहिए थी? बराबर। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, अर्थात ये सूत्र विमीय दृष्टि से क्या है? गलत है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन अपन देख रहे हैं अपनी बुक का अनसोल्ड क्वेश्चन है। ये अनसोल्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी पुस्तक में ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पुस्तक में जिसमें छपाई की अनेक त्रुटियां हैं, किसी पुस्तक में जिसमें छपाई की किसी पुस्तक में जिसमें छपाई की अनेक त्रुटियां हैं, आवर्त गति कर रहे आवर्त गति कर रहे किसी पुस्तक में जिसमें छपाई की अनेक त्रुटियां हैं, आवर्त गति कर रहे किसी कण के किसी कण के आवर्त गति कर रहे किसी कण के विस्थापन के 4 भिन्न सूत्र दिए गए हैं। किसी कण के विस्थापन के 4 भिन्न सूत्र दिए गए हैं। कौन कौन से 4 सूत्र हैं उसमें देखिएगा। नंबर एक तो दिया है y इजिकल टू, पहला जो फॉर्मूला अपन को इन्होंने दिया है वो फॉर्मूला दिया है y इजिकल टू a। फिर दे रखा है इन्होंने साइन y इजिकल टू a साइन 2 पाई स्मॉल t अपॉन में कैपिटल T। फिर नंबर बी फॉर्मूला इन्होंने दिया है y इजिकल टू a साइन vt। और नंबर सी जो अपन को इसने फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो है y इजिकल टू a अपॉन में t, स्मॉल a अपॉन में t। फिर उसके बाद दिया है इन्होंने साइन स्मॉल t अपॉन में a।
फिर नंबर डी जो भाग दिया है वो है y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2a, फिर है इसके अंदर साइन 2 पाई टी अपॉन में कैपिटल टी रूट ऑफ 2a, या a रूट ऑफ 2 कह दो, बात एक ही है, रूट ऑफ 2a साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन में कैपिटल टी प्लस कोस 2 पाई स्मॉल टी अपॉन में कैपिटल टी। ये 4 सूत्र दिए गए हैं। इसमें ये पूछ रहे हैं कि विमीय आधार पर गलत सूत्रों को निकाल दीजिए, यानी कौन सा सूत्र इनमें विमीय आधार पर गलत है और कौन सा इसमें सही है, वही छांटना है पिछले क्वेश्चन की भांति। विमीय आधार पर गलत सूत्रों को निकाल दीजिए। गलत सूत्रों को निकाल दीजिए। यहां ये भी दे रखा है कि ए तो क्या है वही आयाम, आयाम का मतलब होता है माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन, माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन। फिर दिया हुआ है y, यह है विस्थापन। फिर आपको दे रखा है स्मॉल टी यानी कि कोई क्षण है, और कैपिटल टी है उसका आवर्तकाल। देखिए भाई, ये अपन को दिया हुआ है। अब इसको आपको सोल्व करना है। पहले वाले क्वेश्चन को आप गौर कीजिए, मैं यही सोल्व कर रहा हूं क्वेश्चन के सामने। y इज इक्वल टू a, एक प्रकार का विस्थापन है, माध्यावस्था से अधिकतम जो विस्थापन होता है उसे आयाम कहते हैं। यानी y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वही क्या है, a है, यानी अधिकतम विस्थापन को अपन क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। तो देखो y इज इक्वल टू a, साइन कोस टेन, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये होते हैं विमाहीन या मात्रकहीन, इनकी कोई विमा होगी नहीं। इसका मतलब, और इनके बाद जो पद आता है जैसे साइन 30, साइन 40, तो ये एंगल होता है, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 2 पाई टी, तो ये क्या है, एंगल है। तो देखो वो विमाहीन होना चाहिए, यानी कि y इज इक्वल टू a, यहाँ तक तो सही है। साइन यहाँ पर भी स्मॉल टी से स्मॉल टी कैंसिल होते, 2 पाई बच गया जो एंगल है, जो विमाहीन है, ये पूरी राशि विमाहीन हो गई। तो y इज इक्वल टू a, इसका मतलब विमीय दृष्टि से ये क्या है, सही है। ये वाला तो विमीय दृष्टि से क्या है, सही है। अब आ जाए इसकी बात करें। इसमें आप देखेंगे y इज इक्वल टू a, यहां तक तो सही है, लेकिन v इंटू टी, वेग इंटू समय, ये विस्थापन आ गया, जबकि ये क्या बनना चाहिए था, एंगल विमाहीन बनना चाहिए था। इस राशि को विमाहीन बनना चाहिए था, v इंटू टी को, जो मेरे पास यहाँ पर v इंटू टी है, इसे कैसा आना चाहिए था, विमाहीन। लेकिन ये तो विस्थापन की विमा के बराबर आ रहा है, वेग इंटू समय, यानी कि L1 विमा आ रही है, जबकि कैसा आना चाहिए था, इसे विमाहीन। तो ये विमीय दृष्टि से कैसा है, गलत। अब आ जाए तीसरे पर। इसमें भी देखिएगा, यह तो यहीं पर पकड़ में आ गया कि y इज इक्वल टू, ये होना चाहिए था विस्थापन के बराबर, ये हो गया a अपॉन में t, यानी ये तो वेग बन गया एक तरह से। और यहाँ पर भी ये विमाहीन नहीं आ रहा है, t अपॉन में, यानी ये भी विमीय दृष्टि से क्या है, गलत है, ये पूर्णतः गलत हो गया है। अब आते हैं चौथे पर। इसमें देखिएगा रूट ऑफ 2, ये तो आंकिक संख्या है, तो y इज इक्वल टू a सही है। यहाँ पर भी t से t की विमा कट जाएगी 2 पाई, यानी ये वाला हिस्सा तो सही है। फिर इसकी बात करो कोस, यहाँ बीच में प्लस है, यानी ये जो इसकी विमा होगी वही विमा इसकी होनी चाहिए, क्योंकि समान राशि के अंदर समान राशि ही जुड़ती है। यहाँ देखो ये t से t कैंसिल, ये भी विमाहीन हो गया, इसका मतलब ये विमीय दृष्टि से क्या है, सही है। तो आप देखेंगे a वाला जो था सवाल वो कैसा है, सही है, b वाला कैसा है, गलत है, सी वाला है वो भी गलत है, डी वाला क्या है, वो सही है। तो यहाँ अपन ने एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चनों को हल करते हुए ये क्वेश्चन भी अपन ने हल कर लिया, जिस तरह से पिछला क्वेश्चन था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो अनसोल्ड है अपनी बुक का, उसे और देखते हैं।
देखिए भाई, ये जो जितने आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जितने अधिक आंकिक प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे, आपकी फिजिक्स उतनी ही मजबूत होती चली जाएगी, उतनी ही अच्छी आपका सब्जेक्ट पर पकड़ हो जाएगा अगर आप इन आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही फिजिक्स की जान है। ये आपके अच्छे से पकड़ में आने चाहिए। अगर न्यूमेरिकल्स आपकी पकड़ में हैं तो ये मान के चलें कि आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से आती है। देखिए भाई, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है, उस पर गौर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध है, आइंस्टीन वाला। भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के, एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के गतिक द्रव्यमान कह दूं, उसे कह सकते हैं चल द्रव्यमान, किसी कण के चल द्रव्यमान, मूविंग मास, भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चल द्रव्यमान यानी कि मूविंग मास स्मॉल एम से ले लेते हैं, मूविंग मास स्मॉल एम, विराम द्रव्यमान रेस्ट मास विराम द्रव्यमान, या इसे आप कह दीजिए रेस्ट मास, जिसे अपन क्या कहते हैं एम नॉट। इसकी चाल v, चाल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कण की को v, और प्रकाश की चाल c के बीच है। इसकी चाल v व प्रकाश की चाल c के मध्य है। यानी कोई ऐसा प्रसिद्ध संबंध है जो कि किसी गतिमान कण के द्रव्यमान, उसके विराम अवस्था में द्रव्यमान यानी कि रेस्ट जो मास है, कण की चाल v और प्रकाश की चाल c, इन चारों के अंदर परस्पर एक क्या है, संबंध है, c के मध्य है। ये अपन ने लिख दिया है। और यह संबंध सबसे पहले आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धांत से दिया गया। चलो ये लिख लेते हैं। यह संबंध सबसे पहले, यह संबंध सबसे पहले यह संबंध सबसे पहले आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार, यह संबंध सबसे पहले आइंस्टीन के आपेक्षिकता, आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धांत, यह संबंध सबसे पहले आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न हुआ था, के सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न हुआ था। ये भी इसमें हिंट दे दिया है जो काफी अच्छा है इस क्वेश्चन के अंदर। कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद करता है, कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद करता है, कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद करता है, लेकिन स्थिरांक c को भूल जाता है। याद करता है भाई, संबंध को तो सही याद करता है, जब एग्जाम में लिखता है तो उस स्थिरांक c को क्या होता है, भूल जाता है।
परंतु स्थिरांक C को भूल जाता है। स्थिरांक C को वो क्या होता है, भूल जाता है। ये कह रहे हैं वह लिखता है, वो इस तरह से फॉर्मूला लिख देता है, वह लिखता है, यानी C को उस फॉर्मूले में लिखना वो क्या होता है, भूल जाता है। वो इस तरह का फॉर्मूला लिखता है, m इज इक्वल टू अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 1/2, ऐसे फॉर्मूला लिखता है। तो अनुमान लगाइए कि C कहाँ लगेगा, ये क्वेश्चन है। अनुमान लगाइए कि C कहाँ पर लगेगा। देखिए, अगर किसी को ये फॉर्मूला याद है तब तो वो तो सीधा ही लिख देगा, लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है, फर्स्ट टाइम उसे सोल्व कर रहा है, जैसे 11वीं का बच्चा तो फर्स्ट टाइम ही इसे सोल्व करेगा, तो उसके लिए ये है कि C कहाँ आना चाहिए। अब देखो, आप दिमाग लगाइए, ये मास है, ये भी मास आ चुका, इसका मतलब ये जो राशि है नीचे की, ये कैसी आनी चाहिए, विमाहीन होनी चाहिए, तभी तो ये m नोट के इक्वल होगा, क्योंकि इसकी विमा और इसकी विमा इक्वल तभी होगी जब ये क्या होगा, विमाहीन होगा। यहाँ आ रहा वी स्क्वायर, इसका मतलब इसके अपोन में, अब एक बात और गौर करने की, यहाँ पर 1 और था, 1 माइनस वी स्क्वायर है, इस तरह का वो छात्र लिखता है। अगर यहाँ 1 माइनस वी स्क्वायर है तो ध्यान रखो 1 तो क्या है, आंकिक संख्या है, विमाहीन है। इसका मतलब ये जो राशि है, क्योंकि आपको पता है, अभी अभी मैंने बताया है कि समान राशि के अंदर ही समान राशि जुड़ेगी, समान राशि के अंदर ही समान राशि क्या होती है, घटती है। इसका मतलब 1 में से वी स्क्वायर घट रहा है तो ये राशि क्या होनी चाहिए, विमाहीन होनी चाहिए, लेकिन ये तो विमाहीन नहीं है, ये तो चाल दी हुई है कण की। इसका मतलब यहाँ पर अपोन में अगर सी स्क्वायर हो जाएगा तो ये विमाहीन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो अपनी सारी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी कि ये तो m इजिकल टू m नोट मात्रक सेम मैच कर जाएगा, दूसरा ये विमाहीन बना रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर c कहाँ आना चाहिए, सी स्क्वायर के रूप में इसके नीचे आएगा, और सही फॉर्मूला बन जाएगा m इजिकल टू m नोट 1 माइनस वी स्क्वायर अपोन में सी स्क्वायर के ऊपर पावर 1/2, या 1/2 पावर को अपन रूट के रूप में कह सकते हैं, m इजिकल टू m नोट अपोन में रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपोन में सी स्क्वायर। ये इसका करेक्ट फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ अपन इस तरह से इसका आंसर ढूंढ लिया है। तो देखिए, अनुमान लगाइए कि सी कहाँ लगेगा। तो देखिए, अपन अब इसका हल लिख सकते हैं। जो मैंने बोला है उसे मैं लैंग्वेज के रूप में आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसान रहे। तो देखिएगा, आंसर तो मैंने बता दिया है आपको, बिना हल करे वैसे आराम से आ गया है, लेकिन फिर भी अपन पूरी लैंग्वेज इसमें लिख दें कि यूँ कह सकता हूँ कि ये जो कोष्टक है, ये जो कोष्टक आ रहा है, यूँ कह सकता हूँ कोष्टक 1 माइनस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर में पहली और दूसरी राशियों की विमाएँ समान होनी चाहिए, यानी ये विमाहीन है तो ये भी क्या होना चाहिए, विमाहीन। कोष्टक 1 माइनस वी स्क्वायर में पहली वे दूसरी राशियों की विमाएँ समान, यानी कि और समान कैसी होनी चाहिए भैया, विमाहीन। यहां समान से तात्पर्य है कि दोनों कैसी हैं, विमाहीन हो, क्योंकि एक भी तो विमाहीन है। कोष्टक 1 माइनस वी स्क्वायर में पहली व दूसरी राशियों की विमाएँ समान, यानी कि विमाहीन होनी चाहिए। ये पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसके लिए वी स्क्वायर को सी स्क्वायर से विभाजित होना चाहिए। ये लो, मैंने पूरी लैंग्वेज लिख दी है। इसके लिए वी स्क्वायर को सी स्क्वायर से, क्योंकि वेग के स्क्वायर से वेग स्क्वायर विभाजित होगा तो ही तो वो विमाहीन होगा, क्योंकि समान राशियों का अनुपात ही क्या होता है, विमाहीन होता है या मात्रकहीन होता है। इसके लिए वी स्क्वायर को सी स्क्वायर से विभाजित होना चाहिए।
इसके लिए वी स्क्वायर को सी स्क्वायर से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। इसका मतलब सही संबंध क्या होगा, तो देखो अतः सही संबंध m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन में रूट ऑफ, रूट को कह दे या पावर 1/2 भी कह सकते हैं, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर पावर 1/2 होगा। ये लो, ये सही संबंध अपने पास आएगा। ये एक क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया। ऐसा ही एक क्वेश्चन 10 के रूप में भी दिया हुआ है, उसे अपन लास्ट में देखेंगे। अब अपन देखो, पहला जो अपन ने कॉन्सेप्ट जान लिया था कि भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच करना, उससे अपन ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं कई क्वेश्चनों, जैसे इस क्वेश्चन से भी अपन ने कुछ सीखा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन से भी अपन ने सीखा है कि समान में समान राशि ही जुड़नी चाहिए। अब अपन दूसरे अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं। इसका दूसरा अनुप्रयोग है भौतिक राशियों के मात्रकों को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, उसे और सीखते हैं अपन। ध्यान रहे, इस टॉपिक के जो अपन मात्रक बदलना लिख रहे हैं, इसके अपने क्वेश्चंस काफ़ी दिए हुए हैं। तो उन क्वेश्चनों को हल करने के लिए, जो अनसोल्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, उन अनसोल्ड क्वेश्चन को हल करने के लिए ये टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में भौतिक राशि के मात्रक को अपन किस प्रकार परिवर्तित कर रहे हैं, उसके परिमाण में क्या चेंज आ रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट अपने पास बन के आता है। तो पहले अपन उसे समझे, एक्सप्लेन करेंगे, फिर अपन उस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिएगा, नंबर सेकंड जो अपन इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, उसको देखिएगा। यानी कि दूसरा जो अनुप्रयोग है वो है भौतिक राशियों के परिमाणों को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। भौतिक राशियों के परिमाणों को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। अब देखो, जिस फॉर्मूले से अपन इसे चेंज करेंगे, पहले उस फॉर्मूले को अपन डिराइव कर लें। क्या फॉर्मूला है उसको अपन जाने, फिर उस फॉर्मूले को अपन अप्लाई करेंगे। देखो, उसके क्वेश्चंस अपनी बुक में बहुत दे रखे हैं, मैंने आपको पहले बताया, लेकिन बुक के अंदर वो कॉन्सेप्ट ऐड नहीं कर रखा है इन्होंने, यानी वो फॉर्मूला नहीं है लेकिन उसके क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चंस को हल करने के लिए अपन को ये जानना थोड़ा सा जरूरी है। तो देखिए, एक चीज देखिए, किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो उसके परिमाण, या यूँ कह सकते हैं उसके आंकिक मान का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, आप ऐसे समझो, जैसे मैं 1 किलोग्राम लिख रहा हूँ, एक आंकिक मान है अथवा एक क्या है, परिमाण है, और किलोग्राम उसका क्या है, मात्रक है। यानी मात्रक बड़ी पद्धति का है किलोग्राम, तो परिमाण क्या हो गया, छोटा। तो इसी को अगर मैं चेंज करूं तो 1 किलोग्राम को मैं 1000 ग्राम भी कह सकता हूं। यह मैंने क्या देखा, मात्रक छोटा हो गया, यानी ग्राम में आ गया, तो परिमाण क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसी तरह से मैं मीटर सेंटीमीटर का हिसाब देखूं, 100 सेंटीमीटर लिखा है, 100 सेंटीमीटर, अगर उसे मैं मीटर में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 मीटर। यानी कि मात्रक छोटा था सेंटीमीटर, तो परिमाण क्या था, बड़ा था, 100 था। परंतु जब मैंने उस मात्रक को बड़ा कर दिया, यानी मीटर बना दिया सेंटीमीटर की जगह, तो परिमाण क्या हो गया, छोटा हो गया मान के रूप। तो कहने का तात्पर्य है, किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो उसके परिमाण या आंकिक मान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अपने पास तथ्य निकल के आया, और इसी का उपयोग करते हुए अपन सूत्र बनाएंगे। तो देखो, मैं यूँ कह सकता हूं, किसी भी भौतिक राशि का
किसी भी भौतिक राशि का मात्रक, जिसको कि मैं u से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक, उसके परिमाण, या यूं कह सकता हूं आंकिक मान, आंकिक मान, जिसे कि मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे, स्मॉल n, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्मॉल n के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यो कह सकता हूं कि u इज प्रोपोर्शनल 1 में n, u इज प्रोपोर्शनल 1 में क्या बन गया है, n आ गया है। जब भी ऐसा हो, देखो एक चीज आप सीख लो जो आपके फिजिक्स में बार बार काम आएगी, बार बार यूज होगी। अगर जैसे y इज प्रोपोर्शनल x है, y x के समानुपाती है, तो इसे हमेशा यूं लिखा जा सकता है y2 में y1 इज इक्वल टू x2 में x1। और अगर y इज प्रोपोर्शनल 1 में x है, यानी y x के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसे लिखा जा सकता है y2 में y1 इज इक्वल टू x1 में x2। समानुपाती में क्या है, 2 के सामने 2, 1 के सामने 1, व्युत्क्रमानुपाती में 2 के सामने 1 और 1 के सामने 2 लिखा जाएगा। अपन कई तरीके से इसे लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा छोटा तरीका बनता है, इसलिए यही बता देना उचित है कि ऐसे आप ध्यान रख लें। तो देखिएगा यहाँ पर u इज प्रोपोर्शनल 1 में n है, तो मैं भी इसे यूँ लिख सकता हूँ किस तरह से, u2 में u1 व्युत्क्रमानुपाती है, तो n1 में n2। तो देखें यहाँ u1 क्या है, पहली मात्रक पद्धति में, पहली मात्रक पद्धति में मात्रक है, n1 क्या है, पहली मात्रक पद्धति में परिमाण है, यानी उसका आंकिक मान है। फिर आ जाए u2 दूसरी मात्रक पद्धति या प्रणाली, कुछ भी कह दूं, दूसरी मात्रक पद्धति में मात्रक है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वाला जो पॉइंट है अपन इसी चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके हैं, शुरू में जहां अपन ने मात्रकों की चर्चाएं की थी, वहां पर भी इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहां अपन ने फॉर्मूले फॉर्मेट में नहीं लिखा था, केवल ये कॉन्सेप्ट लिख के अपन रह गए थे, क्योंकि आगे अपन को इसको पढ़ना था ही। इस वजह से वहां केवल अपन ने यहीं इतना सा लैंग्वेज लिख करके उसको वहां छोड़ रखा था, डिटेल अपन अब जान रहे हैं इसकी। तो देखो u2 बराबर दूसरी मात्रक पद्धति में मात्रक है, n2 है दूसरी मात्रक पद्धति में परिमाण, ये लीजिए। अगर इस तरह से है तो अब देखिएगा, अब इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसे साफ करता हूं यहां से, क्योंकि ये आपके फिजिक्स में सबसे अधिक काम आने वाली बात है, जो मैंने अभी अभी इधर साइड की जो बताई है। अब देखिए भाई, अब मैं शेष पार्ट को, इधर वाले हिस्से को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, पहले अगर मेरे को दूसरी मात्रक पद्धति में मात्रक चाहिए तो u2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 n1 में n2। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 आप कह दीजिए। अब आप एक गौर करिएगा कि भौतिक राशि तो एक ही है। जैसे किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को अपन एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदल रहे हैं। क्या कहा मैंने, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में अगर किसी भौतिक राशि के मात्रक को बदल रहे हैं एक से दूसरे में, तो भौतिक राशि थोड़ी चेंज हो रही है। बल है तो बल ही रहेगी, त्वरण है तो त्वरण ही रहेगी, ऊर्जा है तो ऊर्जा रहेगी। केवल चेंज हो रहा है तो उसका मात्रक और परिमाण।
भाई मात्रक और परिमाण चेंज हो रहा परंतु उसकी विमा चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखना आप इसके अंदर। तो मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं, चूंकि भौतिक राशि एक ही है, चूंकि भौतिक राशि एक ही है, यानी कि दो नहीं है, अलग अलग राशियां तो है नहीं, एक ही है, इसलिए पद्धति बदलने पर भी विमाएं नहीं बदलेंगी। इसलिए पद्धति बदलने पर भी विमाएं नहीं बदलेंगी, विमाएं नहीं बदलेंगी, चाहे मात्रक और संख्यात्मक मान बदल जाएं, यानी आंकिक मान बदल सकते हैं, चाहे मात्रक वे संख्यात्मक मान, यानी कि जिसे अपन आंकिक मान भी कह रहे हैं, चाहे मात्रक वे संख्यात्मक मान बदल जाए। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है इसका। अगर यही कॉन्सेप्ट इसका है तो देखिए, पहली मात्रक पद्धति के अंदर अगर मैं मात्रक की बात करूंगा, u1 इज इक्वल टू, मैंने मान लिया क्या है, m1 है, तो भैया द्रव्यमान की जो विमा है वो क्या है, a है, L1 है, इसकी विमा क्या है, b है, T1 है, इसकी विमा c है। चाहे मात्रक वे संख्यात्मक मान बदल जाए, अतः u1 बराबर u होगा, तो u2 बराबर क्या लिख दूंगा मैं, इसे बोल दूंगा मैं m2। विमा तो वही a रहेगी, इसकी भी विमा क्या रहेगी, वही b, और इसकी भी विमा क्या रहेगी, वही c। तो u1 ये रहेगा और u2 बराबर भी क्या रहेगा, यह मान अपने पास रहेगा। तो देखिएगा, तो u1 और u2, तो यहाँ आप इसे इक्वेशन नंबर नाम दे दीजिए ना, इसे कह दीजिए 3 और इसे कह दीजिए 4। तो देखिए यहाँ अपन कह देंगे समीकरण 3 से u1 वे समीकरण 4 से u2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर ये मान मैं समीकरण 2 में रखता हूं तो देखिए मेरे पास समीकरण क्या बन के आएगी। देखिएगा, समीकरण 3 से u1 और समीकरण 4 से u2 का मान समीकरण 2 में रखने पर u2 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास, ये क्या कर दिया भाई मैंने, n2 इज इक्वल टू n1। समीकरण 2 है, तो इस देखो समीकरण 2 को अपन ऐसा लिख दें, ये जो आपके पास समीकरण आ रही थी, क्योंकि मुझे तो इसके परिमाण को चेंज करना था ना, तो देखो u2, ये मेरे पास समीकरण यो थी भाई, याद करो, u2 अपॉन में u1 इज इक्वल टू n1 अपॉन में n2। दूसरी मात्रक पद्धति में मुझे परिमाण चाहिए था, तो मैं समीकरण 2 को ऐसा कर दूंगा, n2 इज इक्वल टू, क्या बता रहा हूं मैं, n2 इज इक्वल टू n1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, n2 इज इक्वल टू n1 u1 अपॉन में u2। इसे समीकरण नंबर 2 कर लीजिए आप समीकरण नंबर 2 जहां यह पहले लिखी हुई थी, इस समीकरण 2 की जगह इसे समीकरण नंबर 2 कर लीजिए आप। u2 अपॉन में u1 इज इक्वल टू n1 अपॉन में n2, तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 u1 अपॉन में u2। ये समीकरण नंबर 2 लिख लीजिए, क्योंकि आपको n2 ज्ञात करना है, न कि u2।
इसलिए अब u1 u2 के मान अपन इस समीकरण के अंदर रखेंगे। तो देखो n2 इजिकल टू n1 u1 अपॉन में u2 जो अपने पास इक्वेशन है, इसके अंदर अब आप वैल्यू को पुट कीजिए। अब इसके अंदर अगर अपन वैल्यू पुट करते हैं तो देखिएगा n2 इजिकल टू n1 को तो n1 रहने दीजिए आप, u1 की वैल्यू क्या है m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c। फिर नीचे आ जाओ, किसकी वैल्यू रखनी है आपको इसके अंदर u2 की वैल्यू कितनी दी हुई है m2 पावर a। भाई विमा तो वही आएंगी, विमा से मतलब क्या है mlt के ऊपर लगने वाली जो घातें हैं वही क्या है विमाएं हैं, तो विमाएं तो सेम रहेंगी चाहे मान इनका चेंज हो कुछ भी हो। l2 पावर b, t2 पावर c। तो यहां आप इसे कह सकते हैं n2 इजिकल टू n1, एक साथ अगर लिखें तो m1 अपॉन में m2 पावर a, ये लो। फिर आप कहते हैं l1 अपॉन में l2 पावर b, t1 अपॉन में t2 पावर c। ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई 5। अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 है आप इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पर अपन आंकिक प्रश्नों को क्या करेंगे हल करेंगे जो अपनी बुक में दिए हुए हैं। तो मैं यूँ कह सकता हूँ समीकरण 5 की सहायता से भौतिक राशि के मात्रक को, किसी भौतिक राशि के मात्रक को, या यूँ कह सकते हैं भौतिक राशि के परिमाण को, भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति या एक मात्रक प्रणाली भी कहते हैं। समीकरण 5 की सहायता से भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदला जा सकता है। ये लीजिए, ये अपने पास ये फॉर्मूला आ गया है। अब अपन इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। यहाँ आपको मैंने अभी बता ही दिया कि यहाँ थोड़ा चेंज क्या कर लेना है कि समीकरण नंबर 2 जो है उसको आप इस रूप में लिख लें, u के बजाय n के फॉर्मेट में। ये जो समीकरण आई है, देखो इस समीकरण के अंदर ये ध्यान रखने की बात है कि जो अज्ञात होगा यानी जिसको अपन को ज्ञात करना होगा वो हमेशा 2 होगा n2, और जो अपन को दिया होगा वो हमेशा n1 होगा यानी 1 होगा। जैसे कह दिया जाए कि 1 न्यूटन बल को डाइन में बदल दीजिए, तो 1 न्यूटन जो दिया हुआ है वो तो क्या है 1 न्यूटन n1 परिमाण, वो तो n1 हो गया, और जो डाइन जो अपन को ज्ञात करना है वो क्या हो जाएगा n2। अगर इसका उल्टा कह दिया जाए 1 डाइन को न्यूटन में बदलिए, तो यानी कि n1 क्या हो जाएगा डाइन वाला पद और n2 क्या हो जाएगा न्यूटन वाला। यानी जो अज्ञात है वो इस फॉर्मूले के अंदर क्या रहेगा 2 रहेगा, और जो दे रखा है वो क्या रहेगा 1 रहेगा।